स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो हमने लास्ट क्लास में राउट्स लॉ पढ़ लिया था। राउट्स लॉ में राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दोनों के लिए पढ़ा था। अगर हम वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, इधर देखो। हाँ, सर ने जूम कर रखा था इसको। अभी वहां नहीं जा सकते बच्चे, बताता हूँ क्लास के बाद। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम बात करें, जैसे हमने पढ़ा था पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और जो पी एस था वो क्या था, पी ए प्लस पी बी के बराबर था। या अगर आप लिखोगे तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए था। अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए बात करूं तो पी एस इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी। लेकिन आपको याद हो तो मैंने बताया था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो पीवी कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर हो गया पीवी जीरो तो भाई साहब क्या बचा, सिर्फ पी ए बचा, और पी ए होता है क्या, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मेरे पास ये एक फॉर्मूला, सही बात। यही दोनों चीजें हमने पढ़ी थी राउट्स लॉ के अंदर। इसके अलावा मैंने मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालना बताया था, फॉर्मूला वाई ए वाई बी से, कि अगर आपको वाई ए निकालना है तो पी एस को डिवाइड करना होता है किससे, सॉरी पी ए को डिवाइड करना है किससे, पी एस से। और अगर हम बात करें वाई बी आपको निकालना है तो पीवी को डिवाइड कर देना है किससे, पी एस से। वेपर फेज के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। इतनी बातें हमने फॉर्मूले वगैरह ये पढ़ लिए थे। अब आगे बात करें तो छोटा सा एक पॉइंट लिखेंगे, राउट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। क्या पढ़ेंगे, लिख रहा हूं, राउट्स लॉ ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउट्स लॉ ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउट्स लॉ हेनरीज लॉ का ही क्या है, स्पेशल केस है। कैसे, सुना ध्यान से। अगर हम बात करें फ्रॉम हेनरीज लॉ से, फ्रॉम हेनरीज लॉ से, तो हेनरीज लॉ से अगर हम पूछेंगे तो ये क्या बोलता है भाई साहब, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो इक्वल होता है के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बराबर होता है। अगर हम बात करें फ्रॉम राउट्स लॉ, कहां से बात करें, फ्रॉम राउट्स लॉ। अगर राउट्स लॉ की बात करें तो आपने पढ़ा है कि पीबी या पीएस जो भी मान लो आप, पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। होता है ना राउट्स लॉ से, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। लेट्स से अगर मैं मान लूं बी जो है, ध्यान रहो, बी यानी सॉल्यूट, और सॉल्यूट कैसा है, तो यहां भी वो लग जाएगा सेम, क्योंकि बी गैस है, यहां भी गैस है। तो अगर आप देखो दोनों को कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो पता है बस फर्क क्या है, के एच एंड पी नॉट बी यानी कांस्टेंट का डिफरेंस है। ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिला, के एच ओनली के एच एंड पी नॉट बी आर टू डिफरेंट कांस्टेंट। ये दो अलग अलग क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन सुना ध्यान से, अगर, हाँ समझ रहे हो, अगर इफ
KH बिकम इक्वल टू, हाँ अगर KH किसके बराबर हो जाए, P नॉट B के बराबर हो जाए, देन राउट्स लॉ क्या बन जाएगा, हेनरी लॉ बन जाएगा। देन राउट्स लॉ बिकम हेनरीज लॉ। इसी वजह से हम राउट्स लॉ को क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस मानते हैं कि अगर कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दोनों के क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो दोनों लॉ क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1.1 नोट, हाँ अरे लिखना नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर आप लोग डाल लोगे एग्जाम्पल 1.1, 1.5, कौन सा 1.5, ये 2.5 लिखा हो, बट आपकी बुक में नई वाली में 1.5 होगा। क्वेश्चन नहीं, नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1.5 आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्यों लिखना है इसको, एनसीईआरटी सबके पास होती है। अब ये लिखना क्या करें, द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन at 298 Kelvin are 200 and 415 mmHg। सुना जानते, सेपरेटली बोला है कि क्लोरोफॉर्म का इतना है और डाइक्लोरोमीथेन का इतना है, मतलब अकेले अकेले मतलब अकेले अकेले किसका, क्लोरोफॉर्म का, और डाइक्लोरोमीथेन का, इसका मतलब ये किसका वेपर प्योर फॉर्म में है, पी नॉट ए और पी नॉट बी। कह रहा है रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। मतलब 40 ग्राम को इसको मिक्स कर दिया और 25.5 आपको उसको मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन बनाया है, और आपसे पूछ रहा है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, और ऊपर से आपसे पूछा है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है क्या वेपर फेज के अंदर। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, सुना जानते, दो तरीके हैं, या तो हम हर जगह पर CH_Cl3 बार बार लिखते रहें, नहीं तो मैं यहाँ एक नोटेशन बना रहा हूँ कि ए जो है उसको हम मानेंगे CH_Cl3, यानी जहां कहीं मैं ए लिखूंगा, ए का मतलब होगा क्लोरोफॉर्म, और जहां कहीं भी मैं बी लिखूंगा उसका मतलब होगा CH2Cl2। ये बात क्लियर होगी। अब इस हिसाब से अगर बात करूं तो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है पी नॉट ए कितना दे रखा है, 200 mmHg दे रखा है क्या, है ना 200 mmHg, और पी नॉट बी कितना दे रखा है 415 mmHg। अब सुना ध्यान से, पीएस क्या होता है, पीएस होता है पीए प्लस पीबी, और सर पीए और पीबी कैसे निकलता है, इसके लिए मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा, तो पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, सुना जानते, अगर हम बात करें वेट ऑफ ए कितना दे रखा है, वेट ऑफ ए 25.5 ग्राम कितना दे रखा है, हाँ 25.5 ग्राम। मोलर मास ऑफ ए कितना आएगा, क्लोरोफॉर्म है, अगर मैं क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन में कितना होता है 1, और प्लस 35.5 की मल्टीप्लाई किससे किया, 3 से, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 119.5 ग्राम, कितना आएगा 119.5 ग्राम। अगर हम इसकी बात करें तो सर डब्ल्यू भी दे रखा है कितना 40 ग्राम, और एम भी कितना दे रखा है CH2Cl2 है ना, तो 12, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, और ये 35.5, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 70, अच्छा इसके 2 से मल्टीप्लाई करने, तो 71 वो हो जाएगा, एंड 273, एंड 10 कितना हो जाएगा 85 एंड 2 87, सही तो है 85 ग्राम कितना हो जाएगा, अरे ये 71 हो गया, 71 टू 73 एंड 12 85 ग्राम। ठीक, मुझे क्या निकालने हैं बच्चे, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, क्या निकालने हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पहले मोल्स निकालने होंगे, तो अगर मैं मोल्स ऑफ ए निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, वेट ऑफ ए डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ए,
वेट ऑफ ए कितना है 25.5 और डिवाइड बाई 119.5। तो आप डिवाइड कर लेते हैं कहीं साइड में, तो कितना हो जाएगा ये 255 और इसको 1195 मान लो। ठीक है, तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। इधर देखो, अब इधर देखो ध्यान से, एस्टिमेट करेंगे और कुछ नहीं, हम एग्जैक्टली डिवाइड थोड़ी करेंगे। इधर एक जीरो लगा दिया और डेसिमल लगाया, हो गया। एक बार चला जाएगा तो श्योर है कि दो बार जाएगा? दो बार चला जाएगा। 1100 है ना, तो दो बार चला गया तो कितना हो जाएगा 5 टू 10 का 0 एंड 2 9 जा 18 का 8 और एक 9 हो जाएगा, और उसके बाद 2 1 जा 2 और एक 3 एंड 2 1 जा 2। अगर हम बात करें 0 15 में से, हाँ 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा? 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा? 6 एंड 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। ये कितना हो गया? 1600। एक बात, तो कितना आ जाएगा 0.21। अगर हम बात करें इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम 1100 1200 है तो बच जाएगा आपका 400। 3 बार, ठीक है, इतना ही आएगा। तो 0.2113 के आसपास आएगा, 3 नहीं आएगा ये। हाँ हो गए? नहीं सर, आप तो लिख रहे हो। अब इधर देखो आगे, अगर हम बात करें एनबी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो वेट ऑफ बी को डिवाइड कर देंगे किसको? मोलर मास ऑफ बी से। कितना है? 40 है और ये कितना है? 85 है। इधर देखो डिवाइड हो जाएगा क्या? 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5 और कितना बच जाएगा? 5 7 जा 35। अब डिवाइड कर लेते हैं, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 0.80 है, तो 80 को डिवाइड करेंगे 17 से, कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। उसके बाद कितना बच जाएगा? 12, तो 120 हो जाएगा। और कितनी बार चला जाएगा? 7 टाइम, तो 0.47। ठीक, शांत रहो। 0.47 यहां तक नोट करो, फिर आगे चलता हूँ। तो ये अगले पेज की जरूरत पड़ेगी। बी, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए की बात करूं तो कितने हैं? 0.21। 0.21 प्लस 0.47, तो ये होगा 0.21 और इसको जोड़ के कितना हो जाएगा? 0.68 हो जाएगा। हाँ भाई 0.68। तो इसको 21 अपॉन में 68 कर सकते हैं, किससे कट जाएंगे क्या? तो 0.210 हो जाएगा। कितना आ रहा है? 3 बार चला जाएगा, 210 6 3 जा 18 और हो जाएगा, कितना आ रहा है एग्जैक्टली? 31 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.31। इसके बाद अगर हम इधर सॉल्व करें तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे, तो ऊपर आएगा 0.47 और नीचे आ जाएगा 0.68। डायरेक्ट लिख दे? नहीं लिखता हूँ डायरेक्ट, तुम लोग कभी 0.21 प्लस 0.47, तो 0.47 अपॉन में 0.68, तो कितना हो जाएगा? 47 अपॉन में 68। अब बताओ कितनी बार जाएगा? अगर हम बात करें, अगर इसको 70 मान लें और वो 470 है, 6 बार लगभग जाएगा। तो 0.6 यानी 7 6 जा 42 यानी 420 के आसपास हो गया, और लगभग बच जाएगा तुम्हारा कितना? 470 है ना, बच जाएगा लगभग 50-55 के आसपास, यानी 500 अप्रोक्सीमेट, और लगभग 7 बार और चला जाएगा। 6 7 या 6 8 के आसपास जाएगा। 6 8 आई गेस गया होगा। 6 8 है, तो 6 7 6 8 अप्रोक्सीमेट जाएगा। मैं ये लिख दे रहा हूँ 6 8। ठीक है क्या? हाँ मोल फ्रैक्शन माइनस भी कर सकते थे। यहां तक हो गया? ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मोल फ्रैक्शन मिल गया, अब निकालेंगे पीए। क्या निकालेंगे अब? पीए। तो पीए क्या होता है? क्या होता है पीए? पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी नॉट ए कितना है? ऊपर वैल्यू दे दी 200 ना, 200 थी,
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आया है 0.31 मल्टीप्लाई करो भाई साहब 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और उसका 2 जीरो लगाएंगे बट 2 डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे तो बस इतना ही आएगा mmHg सही बोल रहा हूँ ना। अब आते हैं यहाँ पर अगर हम पीवी निकालेंगे तो क्या होगा पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है पी नॉट बी 415 और मल्टीप्लाई विद 0.68 इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो 415 और 68 8 5 जा 40 8 1 जा 8 and 4 12 का 2 8 4 जा 32 and 33 6 5 जा 30 का 0 और 6 1 जा 6 and 3 9 और 6 4 जा 24 तो कितना हो जाएगा 0 2 9 3 12 का 2 and 3 4 7 और एक 8 और ये 2 ही आएगा ना हमारा तो डेसिमल 282.20 तो कितना आ गया 282.20 ठीक ये हमारे पास बच्चे आया है क्या पी नॉट ए और पी और पीबी अब पीएस क्या होता है पीएस इज इक्वल टू होता है पीए प्लस पीबी और हमारे पास ये है 62 और ये कितना है 282.20 दोनों को ऐड करना तो कितना आ रहा है तो अगर हम बात करें 344.20 mmHg अब ये आंसर आया पहले पार्ट का हाँ सेकंड पार्ट नहीं फर्स्ट पार्ट का अब अगर तो शांत रहो सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा था एनसीईआरटी है ना सबके पास कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज यानी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी लिखा है बताओ क्या बताया था वाई ए वाला अगर मुझे वाई ए निकालना है तो पी ए डिवाइडेड बाई पी एस पी ए भी पता है और पी एस भी पता है अब तो डिवाइड कर ही सकते हो और वाई भी अगर निकालोगे तो पी बी को डिवाइड करोगे किससे पी एस से अब अगर मैं सीधा आंसर बता दूं कितना आ रहा है एनसीईआरटी में गलत बात क्या होती है बताओ 0.8 किसका है 0.18 आ रहा है इसका और इसका आ रहा है 0.82 ठीक है तो आप लोगों का भी आंसर यही आना चाहिए बाकी तरीका आपको बता देगा कैसे होता है मतलब खुद भी सॉल्व करना होता है हमारा सिर्फ कॉपी नहीं करना होता सब हाँ एक निकाल के दूसरा माइनस कर लो अरे मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है देख के इससे ज्यादा हाँ इससे ज्यादा शॉर्ट करो और क्या चाहिए हो गया वाई करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन सुनना बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है शांत रहो आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन तुम इधर साइड में बैठ जाया करो या तुम पीछे बैठ जाया आइडियल सॉल्यूशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास फर्दर दो तरीके के होते हैं
एक होता है, हाँ, पढ़ने आए हो या ज्ञान देने आए हो? तो चुपचाप शांति से बैठे रहो यहाँ पे। आवाज अगर तुम्हारी आई ना तो मैं तुमको ही बहुत मारूंगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पहला होगा हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन। कैसा आएगा? पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा जो होगा वो होगा नेगेटिव डेविएशन। अब सुनना, अगर मैं बेसिकली बात करूं आइडियल सॉल्यूशन की, तो हम आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। जो किसको फॉलो करें? राउट्स लॉ को फॉलो जो करते हैं उनको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। फॉलो राउट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कंसंट्रेशन पर ये किसको? राउट्स लॉ को फॉलो करेंगे। जबकि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं डू नॉट फॉलो राउट्स लॉ। राउट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन, ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। अब जब राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो राउट्स लॉ से जो रिजल्ट आना चाहिए था उससे रिजल्ट ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉजिटिव डेविएशन। अगर राउट्स लॉ से रिजल्ट ज्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर कम आ रहा है तो उसको हम नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। हमें सॉल्यूशन नहीं करना है, हमें सॉल्यूशन के अलग अलग टाइप्स पढ़ने हैं कि कैसे कैसे रिजल्ट हो सकता है और क्यों होगा ये सब। तो जब ये टेबल बना लो तो हेडिंग डालेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन सबसे पहले। हाँ, हो गया? चलो आगे। ठीक, अब सुनो, हेडिंग डाल लो आइडियल सॉल्यूशन। हेडिंग क्या डालोगे? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, अब सुनना, हेडिंग डालोगे आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने बताया आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउट्स लॉ को हर एक कंसंट्रेशन पे फॉलो करेंगे, उनको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, सही बात है। अब सुना ध्यान से, अगर मान लिया मैं पी ए निकालूंगा तो पी ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सही बात है। ये बिल्कुल अप्लाई हो जाएगा, लगेगा ही। अगर आप पीवी कैलकुलेट करोगे तो ये फॉर्मूला क्या होगा? पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये भी फॉर्मूला परफेक्टली अप्लाई होगा क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन है ना। अगर हम बात करें पीएस निकालेंगे तो पीएस पी नो पी ए और पीबी के बराबर होगा। अच्छा, ये जो हमने पीएस निकाला है इसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड। क्या बोलते हैं इसको हम? कैलकुलेटेड। ऑब्वियसली ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए है। और आप निकालोगे एक पीएस एक्सपेरिमेंटल। क्या निकालोगे? एक्सपेरिमेंटल, यानी अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो पीएस जो एक्सपेरिमेंटल से आएगा और पीएस जो कैलकुलेटर आएगा वो दोनों सेम आएगा। सॉल्यूशन अभी तक आइडियल है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा? दोनों सेम आएगा। हाँ, क्या पता, सेम आएगा। यहाँ पे जो पीएस निकला है ये पीए और पीबी को ऐड करोगे क्या आ जाएगा? पीएस आ जाएगा। और जो पार्शियल प्रेशर आएगा यानी वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, वो एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट हुआ किया हुआ जो प्रेशर होगा उसके बराबर आएगा एग्जैक्टली। मतलब हर जगह सब कुछ ठीक आ रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। और अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तभी होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। और आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स क्या है? वैसे तो अगर हम बात करें एग्जांपल जैसे एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। एन का मतलब क्या होता है पता है ना? स्ट्रेट चैन। हाँ ठीक है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेट चैन अगर होगी तो उसे लिखते हैं एन, मतलब सीधा सीधा 7 कार्बन की चैन और 6 कार्बन की चैन, स्ट्रेट चैन।
अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, इथेन प्लस मीथेन। मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको ये सब रटना नहीं मारना है, दिमाग लगाना है। हैव ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला एंड नंबर ऑफ कार्बन। मतलब नंबर ऑफ कार्बन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जैसे अगर आप बात करो एन हेक्सेन एन हेप्टेन में बस एक कार्बन का डिफरेंस है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन सिर्फ एक हैलोजन का फर्क है, थोड़ा सा वेट में चेंज आएगा। इथेन मीथेन एक कार्बन का डिफरेंस है। मतलब अगर आपके सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स लगभग क्या हैं, सेम है, तो याद रखना वो हमेशा आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे वो? आइडियल सॉल्यूशन। क्यों बनाएंगे वो देखेंगे आगे, बट आइडियल सॉल्यूशन के सारे एग्जांपल नहीं याद करने हैं। क्या क्या ध्यान रखना है? दोनों कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा। हाँ, लगभग फंक्शनल, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, वेट सेम होना चाहिए लगभग आसपास। ऐसा नहीं कि अरे अगर फंक्शनल ग्रुप ही सेम करते था, क्या बोल दिया, क्या कह रहे हो? बोलो बोलो। हाँ, जैसे मान लिया आपने इधर देखो, इधर देखो, इधर आपने एक 2 कार्बन तक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और आपने 3 कार्बन तक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, तो भी होगा आइडियल सॉल्यूशन, कोई दिक्कत थोड़ी उसमें। तो वो भी क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन ही होगा। ओवरऑल मतलब किस बात से हमें? वेट से। और हम वेट को कैसे मेजर कर रहे? लगभग नंबर ऑफ कार्बन से। नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम होंगे तो वेट ऑलमोस्ट सेम हो, एग्जैक्टली सेम तो कभी होगा नहीं। अगर एग्जैक्टली सेम हो गया तो मॉलिक्यूल सेम नहीं हो जाएगा। ठीक, अब सुना ध्यान से, यहां तक की बात हुई आइडियल सॉल्यूशन की। अब रही बात कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल, आइडियल सॉल्यूशन क्या करेंगे। अब आता है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी आइडियल सॉल्यूशन की। क्या चीज? प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। क्या करना है भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, ऊपर वाला लिख लिया हो तो लिखूं? देखो, फर्स्ट डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका? आपने मान लिया 2 कंपोनेंट कोई सॉल्यूशन बना रहे हो तो डेफिनेटली एटलीस्ट 2 कंपोनेंट तो होंगे। मान लिया एक कंपोनेंट मैंने क्या लिया, 1 लीटर लिया, दूसरा कंपोनेंट भी मैंने क्या लिया, 1 लीटर लिया। दोनों को मिक्स करूंगा, कितना लीटर बनेगा? 2 लीटर बनेगा। अरे महाराज, 1 लीटर लिक्विड दिया है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है ना, 1 लीटर लिक्विड एक है और 1 लीटर लिक्विड एक है, दोनों को मिला दिया तो 1 लीटर थोड़ी रहेगा, 2 लीटर हो जाएगा ना। बहुत पिटोगे तुम लोग। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने क्या किया, 1 लीटर एक कंपोनेंट लिया, दूसरा कंपोनेंट 1 लीटर, और दोनों को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन कितना बना? 2 लीटर का बना। तो मिक्सिंग के पहले दोनों कंटेनर जब अलग अलग थे तो 1 और 1 लीटर के थे, और दोनों को मिला के टोटल कितना हो रहा था? 2 लीटर। मिक्स कर दिया उसके बाद ही वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर है। तो मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज आया? टोटल वॉल्यूम में नहीं आया ना। अरे मिक्स करने से पहले 1 लीटर का अलग था, 1 लीटर अलग था, टोटल वॉल्यूम कितना था? 2 लीटर। मिक्स करने के बाद टोटल वॉल्यूम कितना है? 2 ही लीटर है। चेंज हुआ कुछ? नहीं हुआ, 0 है। अब ये तो नॉर्मल सी बात थी सर, इसमें बताने वाली क्या बात थी? क्या? हाँ हाँ, तो इसमें बताने वाली बात यह है इसमें ये बताने वाली बात इसलिए क्योंकि यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे जाओगे तो आपने अगर एक कंटेनर 1 लीटर का लिया है और एक 1 लीटर का लिया है, तो दोनों को मिक्स करने के बाद 2 लीटर बन रहे हैं ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में या तो 2 लीटर से ज्यादा होगा या तो 2 लीटर से कम होगा, 2 लीटर एग्जैक्टली नहीं होगा। तो मतलब ये चेंज होता है, इसलिए अभी ये बताया जा रहा है आइडियल है इसलिए कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही नॉन आइडियल आएगा चेंज हो जाएगा। चलते हैं सेकंड पे, डेल्टा एच। हाँ शांत रहो।
डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग कितना होगा? 0। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग कितना होगा? 0 होगा। और कुछ? सर एच क्या है? एच है इंथैल्पी, ठीक है ना? आपको हाँ। अगर हम बात करें, ये किसी को याद है क्या होता है? हाँ सर एस एंट्रोपी है, 0। और सर रैंडम डेल्टा बी, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी क्या होता है भाई बताओ? गिव्स फ्री एनर्जी। और ये भी कितना होगा? 0। हाँ, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग और डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग, यानी सब कुछ कितना आ रहा है? 0। ना तो वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, हीट में, एंट्रोपी में, इंथैल्पी में कुछ चेंज नहीं आ रहा है कहीं। ठीक। अब सोचो, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कॉज। इसका कॉज क्या? ये तो प्रॉपर्टीज थी। अगर हम बात करें कॉज की, कारण, मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट को मैं ए मान ले रहा हूं और एक कंपोनेंट को मैं बी मान ले रहा हूं। जब मैंने ए यानी सॉल्वेंट को अलग लिया था, तो ए और ए के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा भाई, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच में लग रहा होगा ना। सुना मेरे बात से, मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक कंटेनर में यहाँ ए है और एक कंटेनर में यहाँ सिर्फ बी है। भैया ए के मॉलिक्यूल के साथ कोई ना कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या कोई इंटरेक्शन तो कर रहे होंगे। ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, वही एग्जैक्टली सेम इंटरेक्शन बी और बी के बीच में होता है। बी और बी इंटरेक्शन। अब ये सेम कैसे हुआ? सुना ध्यान से, आपने पढ़ा है, ऊपर देखो, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, यानी एक कार्बन का बस डिफरेंस है। अगर सिमिलर कार्बन है तो ऑब्वियसली पूरी बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ क्या होगी? लगभग सिमिलर कर रहे होंगे। और अगर लगभग सिमिलर बॉन्डिंग कर रहे होंगे तो दोनों के इंटरेक्शन भी क्या होंगे? लगभग सेम होंगे। अब मैंने क्या किया? इन दोनों को मिक्स कर दिया। मैंने क्या किया? इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया, तो इनके बीच जो इंटरेक्शन हुआ उसे बोलते हैं ए बी इंटरेक्शन। उसे क्या बोलते हैं? शांत रहो। इसे क्या बोलते हैं? ए बी इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? ए बी इंटरेक्शन। अब मेरी बात बताओ, जैसे ए था यानी इंटरेक्शन जो ए के बीच हो रहा था, वही सिमिलर इंटरेक्शन बी के बीच हो रहा था। तो मतलब अगर मैं किसी एक ए को रिप्लेस कर दूं बी से, तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों के बीच इंटरेक्शन ऑलरेडी सेम था। तो मतलब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। इसका मतलब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ही कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वेपर प्रेशर में क्यों चेंज आएगा? आपने क्या पढ़ा था? वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयर इज नो चेंज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो कोई चेंज ही नहीं होगा वेपर प्रेशर में, और कुछ चेंज नहीं होगा तो ये सब कुछ क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा, और सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? आइडियल बन जाएगा। तो मतलब सिंपल। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आते हैं इसके ग्राफ पे। कहाँ आते हैं इसके ग्राफ? चल, यहां हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन। क्या ले रहे हैं? मोल फ्रैक्शन। सुना ध्यान से, और समझो एक बार, इधर देखो, इधर, हाँ, एक बार इधर ध्यान से समझ लो। ग्राफ आता है और ये पूछा जाता है। सुना, हाँ, दोनों तरफ एक्सिस ले रखे हैं, इधर ऊपर वाला वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है। मैं कह रहा हूँ कि ये नीचे वाला मोल फ्रैक्शन है। अगर मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना ले लूँ? 1 ले लूँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि दोनों का सम तो 1 होता है। तो अगर एक 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 0। अब अगर मैं इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का 1 था, तो जब उधर जाऊंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और बी का बढ़ेगा, तो एंड पे पहुंचूंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा? जी। अब मुझे बताओ कि अगर इस वाले पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, तो मतलब सॉल्यूशन के अंदर केवल और केवल कौन मौजूद है? ए मौजूद है। तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? पी नॉट ए होगा ना। तो मतलब मान लेता हूं कि उसका वेपर प्रेशर ये है, और दैट इज पी नॉट ए। मतलब ऊपर वाले एक्सिस पे हम क्या लिए हैं? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक, समझना इसको।
अगर हम बात करें इधर, तो इधर सिर्फ बी है, इसका मतलब इसका क्या होगा, पी नॉट बी होगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब एक बार बताओ, अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट पर, तो वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या होगा इस वाले पॉइंट पे, जीरो होगा ना, बिल्कुल बॉटम पे। जैसे जैसे मैं उधर जाऊंगा, बी का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और धीरे 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 जाके कहां ज्वाइन होगा, इस वाले पॉइंट जाके मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। मतलब इधर क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ रहा है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर बी का बढ़ता जा रहा है, और कहां पहुंच गया, मैक्सिमम पॉइंट पर। लेकिन अब सुनना, इधर से उल्टा देखना, इधर ए जीरो है, तो ए का वेपर प्रेशर यहाँ वाले पॉइंट पर जीरो होगा। लेकिन जैसे ही मैं इधर आऊंगा, ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे ए का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। मतलब अगर इस ग्राफ को ऐसे धीरे धीरे ज्वाइन कर दूं, तो ये जाके यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। सही बात। अब सुनना, इन दोनों का जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, और इन दोनों का रिजल्ट कहां से मिलेगा, इस वाले लाइन से। अब सुनना, ये वाला जो ग्राफ गया है, ये वाला लाइन, ये किससे जाके कनेक्ट हो रहा है, पी नॉट बी से ना। तो इसका फॉर्मूला कौन सा है, पी बी इज इक्वल टू, ये कौन सा वाला है, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये वाला किससे कनेक्ट हो रहा है, पी ए से। तो ये क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ये किसका है, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो ये ग्राफ फॉलो करेगा।